देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करियर प्लानिंग किस तरह से की जाती है और एक अच्छा करियर बनाने के लिए आपको किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक अच्छा करियर एक अच्छे इंट्रोडक्शन से शुरू होता है और एक ऑफर लेटर पे खत्म हो जाता है। पर असल में होता यह है कि एक अच्छा करियर जो होता है वो एक अच्छे इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, एक अच्छा करियर देता है और मरने के बाद भी चलता रहता है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, काम हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा होता है। 8 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे आराम करते हैं और 8 घंटे हम बाकी के काम करते हैं। दूसरी चीज ये कि आपका काम आपको डिफाइन करता है। भाई, ये कौन है? ये टीचर है, ये पढ़ाता है। ये कौन है? ये चोर है, ये चोरी करता है। ये कौन है? ये ड्राइवर है, ये गाड़ी चलाता है। और जो चीज आपको डिफाइन करती है, जो आपको आपकी पहचान देती है, उस चीज को अगर आप मन मार के फ्राइडे का इंतजार करते करते अगर करते भी हो तो आप परफॉर्म तो भले ही कर लो, आप अचीव कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, अगर उस काम को करने में आपको मजा नहीं आ रहा तो वो एकदम ट्रेडमिल पर चलने जैसा है। यानी आप भले ही चाहे 100 किलोमीटर चल लो, आप खड़े उसी जगह पर रहोगे। यानी परफॉर्म तो कर रहे हो, पहुंच कहीं भी नहीं रहे हो, अचीव कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो नौकरी करना चाहते हैं पर उनमें काबिलियत नहीं होती। दूसरे वो जो करना चाहते हैं, काबिलियत होती है पर उनकी नौकरी नहीं लग रही होती है। नौकरी इसलिए नहीं लगती इन लोगों की क्योंकि इनका जो स्किल सेट है वो नौकरी के लायक नहीं है। क्योंकि स्किल सेट उतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, इसलिए मास्टर्स या पीएचडी करके भी लोग चपरासी के पद के लिए आवेदन करते हैं। यानी आप खुद सोचिए कि आपने पीएचडी क्या इसलिए करी थी कि आपको एक चपरासी का पद करना था आपको। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं, काबिलियत भी होती है, नौकरी लग भी जाती है, पर भैया वो नौकरी जो है वो मनपसंद नहीं होती। 90% लोग इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। वो पूरा हफ्ते छुट्टी का इंतजार करते हैं, मंडे को बिल्कुल मौत पड़ जाती है और सैटरडे संडे को सोचते हैं कि चलो पीछा छूटा, बला टली। 90% लोग बिल्कुल ऐसा ही होता है, उनकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही चलती है। यानी ये जो आदमी है ये 5, 10, 20, 40 साल तक एक काम को करता है और ये वो काम होता है जो इसको पसंद नहीं होता। वो इस काम को इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए, उसे कोई सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? इसकी केवल 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि करियर काउंसलिंग के नाम पर आज भी कुछ भी नहीं होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के सामने यह है कि अगर मैथ्स ले रहे हैं तो इंजीनियर बन जाएंगे, बायोलॉजी ले रहे हैं तो डॉक्टर बन जाएंगे, कॉमर्स ले रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। चौथा ऑप्शन है एलएलबी करके वकील बन जाना। 5000 तरह की नौकरियां हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि अगर आपको 1-2 चीजें भी थोड़े से ठीक ठाक तरीके से आती हैं तो आप आराम से 15-20 हजार की नौकरी कर सकते हो। हर नौकरी के लिए एक अलग तरह का स्किल सेट होता है। अगर केवल वो स्किल सेट तराश लिया जाए तो जॉब लग जाएगी। पर क्योंकि स्किल सेट नहीं तराशा हुआ होता है, क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं हुई है और क्योंकि मालूम ही नहीं है कि कितनी तरह की नौकरियां हैं, इसलिए ये 3 तरह की कैटेगरीज बनी। पहली, नौकरी करना चाहते हैं पर काबिलियत नहीं। दूसरी, करना चाहते हैं, काबिलियत भी है पर लगती नहीं। तीसरे, करना चाहते हैं, काबिलियत है, लग भी गई पर वो पसंद की नहीं। और ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि करियर काउंसलिंग हुई ही नहीं है कभी भी। देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि आपको अपनी कमियों का दोष दूसरों पर किस तरह से रखना चाहिए, और वो भी साइंटिफिकली तरीके से। अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए। देखिए, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ये
किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे क्रूशियल समय होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और इस सबसे क्रूशियल समय के अंदर 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक में किसी भी स्टूडेंट के कान होते ही नहीं है। कुछ भी बोल दो इन 5 साल, कोई स्टूडेंट सुनता ही नहीं है। फाइनल ईयर में जब वो आ जाता है तब वो न्यूज़पेपर और इंटरनेट देखता है और उसको समझ में आता है कि यार मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, मुझे तो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है यार, और सब्जेक्ट नॉलेज तो छोड़ दो, मुझे तो इंग्लिश तक नहीं आती। अब ये बिल्कुल भरा गया है, अब ये बिल्कुल होश में आ चुका है। इस वक्त इससे जो कुछ भी बोला जाएगा ये वो चीज करेगा, पर अब टाइम नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अभी भी अब नहीं जागते, वो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद एमबीए करने चले जाते हैं और एमबीए खत्म करने के बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और 2-3 साल तैयारी करने के बाद जो नौकरी मिल जाती है, सरकारी नहीं, जो नौकरी मिल जाती है वो करने लग जाते हैं और बाकी की जिंदगी सैटरडे संडे का इंतजार करते हुए निकालते हैं। 90% टाइम्स ऐसा ही होता है। बाकी के जो 10% हैं ये या तो 10th में जाग जाते हैं, और 10th में नहीं जागे होते हैं तो फर्स्ट ईयर तक में जाग ही जाते हैं वो। और ये लोग चौथी कैटेगरी बनाते हैं, नौकरी भी करना चाहते हैं, काबिलियत भी होती है, लग भी जाती है और मनपसंद नौकरी होती है, और इनके लिए 7 दिन समान होते हैं, एक जैसी खुशी लेकर आते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। जब जागो तब सवेरा। मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा, आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो और 6 महीने तक करो, और आप देखोगे कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। 6 महीने और कोई जादू नहीं हो जाएगा, पुराने पाप हैं, धीरे धीरे ही कटेंगे। अगर आप 1 साल तक इन रूल्स को फॉलो कर लो, आप एक बहुत ही शानदार करियर बना लोगे। अच्छा करियर बनाने के लिए आपको ये 5 रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, इसी क्रम में करना पड़ेंगे, और इनमें बाल बराबर का भी फर्क नहीं किया जाना चाहिए। रूल नंबर 1, सबसे पहले आप एक कागज पर लिखो कि वो 5 चीजें क्या हैं जो आपको अपने जॉब से चाहिए। अब जिस चीज की जो इंपॉर्टेंस है आपके लिए, उस चीज को सबसे ऊपर रख दीजिए, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको सबसे नीचे रख दीजिए। इसका केवल और केवल एक फायदा है, वो ये कि आप सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करेंगे जब तक आप नौकरी करेंगे। इस चीज को करते समय गलती ना हो, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसमें आप बिल्कुल ईमानदारी से लिखना, क्योंकि ये कागज आपको किसी को दिखाना नहीं है। अब वैसे तो मैं 5 में पैसा 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 ही लिखना चाहता था, पर कहीं आप लोग मुझे कमीना नहीं समझे, इसलिए ये मैंने झूठ मूठ में लिख दिया। रूल नंबर 2, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानो। ज्यादातर लोग अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनसे कभी पूछा ही नहीं जाता कि बता तेरी रजा क्या है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब इंटरव्यू होता है तो ये आमतौर पर पूछा जाने वाला सवाल होता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोगों की जो हॉबी होती है वो होती है लिसनिंग टू म्यूजिक। स्ट्रेंथ्स जब पूछते हैं तो कहते हैं मैं हार्ड वर्किंग हूं, लॉयल हूं, ऑनेस्ट हूं, और वीकनेसेस में बोलते हैं कि सर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, या कि फिर आई कैन नॉट टॉलरेट लेजी पीपल। देखिए, जब भी आप अपनी जिंदगी में इंटरव्यू देंगे तो आपसे 4 चीजें जरूर पूछी जाती हैं। पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज होती है हॉबी, तीसरी चीज होती है स्ट्रेंथ्स, और चौथी चीज होती है वीकनेस। ये चारों चीजें हमेशा पूछी जाती हैं, और इसलिए इनके बारे में मालूम होना चाहिए, और इसलिए भी मालूम करना चाहिए इन चीजों को ताकि हमें एग्जैक्टली मालूम चले कि हम क्या करने में सक्षम हैं और क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपने ये चीज फेसबुक और व्हाट्सएप पे पढ़ी होगी मैसेजेस में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, या कि फिर इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। इन चीजों को आप सीरियसली मत लीजिए बिल्कुल भी। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता।
तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस मालूम करिए और उस हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़िए। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने का सबसे अच्छा तरीका है स्वॉट एनालिसिस। देखिए, इस तरह से 2 लाइनें खींचते हैं और पहले खाने में ये लिखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, दूसरे में लिखते हैं हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं। ये दोनों लिखने में आप जितने भी लोगों की मदद ले सकते हैं आप लीजिए। मम्मी पापा से पूछिए, दोस्तों से पूछिए, भाई बहनों से पूछिए, टीचर से पूछिए और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सही सही लिखने की कोशिश कीजिए। फिर तीसरे खाने में हम ये लिखेंगे कि इन स्ट्रेंथ्स और इन वीकनेसेस के साथ आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और चौथे खाने में लिखेंगे कि इन स्ट्रेंथ्स और इन वीकनेसेस के साथ आप जो भी काम करेंगे उसके बिगड़ जाने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं या क्या क्या वजहें हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा स्वॉट एनालिसिस है। रूल नंबर 3, नेवर वर्क ऑन योर वीकनेसेस। कभी भी अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश मत करो, उन्हें वैसे ही रहने दो। पर अगर तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी मजबूरी बन जाती है तो फिर उस पर मेहनत करो और डट के मेहनत करो। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक बच्चा है, 10th क्लास में पढ़ता है, वो इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स ही लेके आ पाता है, पर उस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है और उसके अंदर वो 80% मार्क्स लेके आता है। तो इस बच्चे को इंग्लिश पे काम नहीं करना चाहिए, इसको मैथ्स पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि वो मैथ्स में वैसे ही अच्छा है, वो आराम से 100% भी ला सकता है। क्योंकि अगर ये बच्चा इंग्लिश के ऊपर मेहनत करेगा तो एक तो उसको ज्यादा समय देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लेके आ भी पाएगा तो 70 नंबर लेके आएगा। पर क्योंकि ये इंग्लिश में ज्यादा मेहनत कर रहा है इसलिए मैथ्स में कम करेगा और मैथ्स में मार्क्स कम हो जाएंगे। मतलब कमजोरियों पर मेहनत मत करो। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक बच्चा है, वो मैथ्स के अंदर 90% मार्क्स लेकर आता है, पर इंग्लिश के अंदर 30-35 के ऊपर खेलता है, यानी वो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। अब इस जगह पर इस बच्चे की, जो कि इंग्लिश के अंदर 30-35 पर खेल रहा है, इंग्लिश उसकी कमजोरी नहीं है, इंग्लिश उसकी मजबूरी है। और इसीलिए इस बच्चे को अब इंग्लिश के ऊपर मेहनत करना चाहिए और डट के मेहनत करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितने समय में और जितनी मेहनत करके हम अपनी कमजोरी को जरा सा दूर कर पाते हैं, उतनी मेहनत और उतने समय में हम अपनी शक्तियों को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। जब मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तीनों ही बेकार हैं। इंग्लिश के अंदर मैं बड़ा अच्छे से स्कोर कर लिया करता था, तो मैंने उन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही बंद कर दिया और केवल इंग्लिश पढ़ना शुरू की। और आज की तारीख में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं अचीव कर पाया हूं वो सब इंग्लिश की वजह से है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने केवल और केवल अपनी शक्तियों पर ही काम किया और अपनी कमजोरियों को बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने दिया मैंने। रूल नंबर 4, चरण वंदना। भाई, जो भी आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उन्हें रोज जाके गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोलो, और अपने प्रोफेसर से भी बहुत इज्जत के साथ बात करो। अपने सीनियर्स और अपने टीचर्स दोनों से पूछो कि सर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए, और अगर वो कुछ काम दें और उस काम को करने में थोड़ी सी परेशानी भी होती हो तो उस परेशानी को उठाओ। ऐसा क्यों? देखिए, कुल मिला के जितनी भी नौकरियां होती हैं उनमें से केवल 25% नौकरियां ही न्यूज़पेपर या इंटरनेट पर छापी जाती हैं। बाकी की 75% नौकरियां जो होती हैं उनका एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं आता। उन सभी वैकेंसीज को इंटरनल रेफरेंस से भर लिया जाता है। अब इंटरनल रेफरेंस क्या होता है? भाई, मैनेजर होता है और वो आके अनाउंस करता है कि देखो यार, अपनी कंपनी में वैकेंसी है और अगर तुम्हारी पसंद का या कोई पहचान का कोई बंदा हो जो यहां पर अच्छे से काम कर सके तुम्हारी तरह, तो बताओ यार, उसको बुलाओ, यहां पर लेके आओ। यानी टोटल जॉब मार्केट का 75% हिस्सा तो तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि ये है कि नहीं है।
और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ के खड़ा होता है कि भाई तुम इंटरनल रेफरेंस लाओगे कहां से? ये रेफरेंस आती है चरण वंदना से। देखो, जो तुम्हारा सीनियर है उसकी नौकरी तुमसे पहले लगेगी, यानी जब कैंपस में रिक्रूटमेंट चालू होगा तो तुम अपने सीनियर से जाकर पूछ सकते हो कि सर क्या क्या सवाल पूछे गए, और भले ही तुम्हारे सीनियर को उन सवालों का जवाब नहीं मालूम हो, तुम्हारे पास एक पूरा सेमेस्टर होगा उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। भले ही उसका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, हमें क्वेश्चंस तो मालूम चल गए। भाई तुम्हारे 100 सीनियर्स थे, तुम सभी से बात करते थे, सभी की चरण वंदना करते थे, तुम्हारे पास भले ही 100 सवाल आ गए पर उनका जवाब ढूंढने के लिए तुम्हारे पास एक सेमेस्टर पूरा है। यानी भले ही उसकी नौकरी लगी या नहीं लगी, तुम्हारी जरूर लगेगी। दूसरा फायदा, जिस सीनियर की भी नौकरी लग गई है क्योंकि तुमने पूरी ग्रेजुएशन में उससे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम कही थी, जब भी कंपनी के अंदर जॉब रिक्वायरमेंट होगा वो इंटरनल रेफरेंस तुम्हें मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपने उस सीनियर की तब इज्जत करी थी जब उसके मां बाप उसको नाकारा समझते थे। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर खर्चा करो। अब अपने ऊपर खर्च करने का मतलब यह नहीं होता कि अच्छे कपड़े पहन लिए या अच्छा मोबाइल ले लिया और अच्छी बाइक ले ली। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है समय और पैसा इस तरह से खर्च करना कि जिससे आपकी नॉलेज, स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, सेल्फ हेल्प की किताबें देखिए, अपने पूरे सब्जेक्ट को विकिपीडिया पर देख लीजिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, बॉडी बनाइए, जिम जाइए, कम्युनिटी सर्विस करिए। इसका फायदा यह होता है कि आपका जो रेज्यूमे जो होता है वो बहुत ही वजनदार हो जाता है। साथ ही साथ ये भी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस सब चीज को आप फेसबुक पे जरूर अपलोड करिए। जितने भी एचआर के लोग होते हैं किसी भी बंदे को रिक्रूट करने से पहले उसकी फेसबुक की प्रोफाइल जरूर देखते हैं। उससे एकदम सही सही अंदाजा लग जाता है कि ये जो बंदा है ये है किस टाइप का। अपनी फेसबुक प्रोफाइल जो है बहुत ही समझदारी के साथ बनाइए, यानी आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखकर ये लगना चाहिए कि ये बंदा बड़ा ही एजुकेटेड टाइप का है। दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए कि जब आप सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप हो जाता है। जब आप विकिपीडिया से पढ़ते हो तो आपको ना केवल ये मालूम चलता है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि आपको ये भी मालूम चलता है कि असल में चल क्या रहा है उस चीज के ऊपर। अगर आप 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के ऊपर काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि 4 साल बाद आपकी इंग्लिश का कितना अच्छा लेवल हो जाएगा। आप जब जिम जाकर फिजिकल लेबर करते हो तो आपकी बॉडी खुद चीख चीख के कहती है कि मेरी पर्सनालिटी तो देखो। जब तुम कम्युनिटी सर्विस कर रहे होते हो तो तुम असल में रियल वर्ल्ड देख रहे होते हो, असल दुनिया क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। इतना सब करने के बाद जब तुम इंटरव्यू केबिन में जाओगे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे चीता चल के आ रहा हो। इतना सब के बाद हुआ यह है कि तुम्हारी फेसबुक की प्रोफाइल ने और तुम्हारी पर्सनालिटी ने तुम्हारा 80% काम तो कर दिया है। 20% काम जो बचा है वो केवल इतना कि तुम्हें अंदर जाके ये बताना है, ये समझाना है कि ये वाला जो बंदा है ये मैं ही हूं। तो आप इन सभी रूल्स को फॉलो कीजिए और जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं उन सबको वैसे का वैसा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत ही अच्छा करियर बना पाएंगे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।